सुप्रभात। मैं संजय गहतोड़ी। आज हम कक्षा 10 में इतिहास विषय के अंतर्गत पार्ट 2 भारत में राष्ट्रवाद का उदय, इसमें हम असहयोग आंदोलन के प्रभावों पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था, उसमें हमने समझा था कि असहयोग आंदोलन के कारण क्या क्या रहे। 1920 में, अगस्त 1920 में जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उसके लिए कारण क्या क्या थे, उन कारणों पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके थे। अब उसके प्रभाव क्या पड़े, उसके तहत कार्यक्रम क्या क्या चलाए गए, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। आंदोलन प्रारंभ हो गया अगस्त 1920। पिछली वीडियो में अगस्त 1920 तक के कारणों पर हमने चर्चा करी। अब उससे आगे जब आंदोलन प्रारंभ हुआ तो उस आंदोलन के तहत क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए अथवा क्या क्या उसमें प्रभाव पड़े। तो जैसे यहाँ पर लिखा है असहयोग आंदोलन के प्रभाव अथवा कार्यक्रम, तो हम अध्ययन की दृष्टि से इसको 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। पहला देख लेते हैं हम शहरी क्षेत्र। जो शहरी क्षेत्र था उस पर क्या प्रभाव पड़ा। पहला 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। पहला हम शहरी क्षेत्र में बांटते हैं, फिर दूसरा हम देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में, तीसरा फिर हम देखेंगे बागानों। तो शहरी क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। अब जो ये असहयोग आंदोलन है, एक बड़ा जन आंदोलन था जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहा था। बहुत बड़े तत्कालीन जो लीडर थे, जो नेता थे, वह सब एकजुट होकर के इस असहयोग आंदोलन में भागीदार बन रहे थे। तो मुख्य रूप से इस आंदोलन में शहरी मध्य वर्ग के जो शिक्षित वर्ग के लोग थे, उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो शहरी क्षेत्र में असहयोग आंदोलन के दौरान क्या क्या कार्यक्रम हुए, उसके क्या क्या प्रभाव पड़े, उसको हम देखते हैं। तो शहरी क्षेत्र में क्या हुआ, लोगों ने सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज में जाना बंद कर दिया। किन्ने? छात्रों ने। सरकारी स्कूल से मतलब यहाँ पर क्या हो गया, अंग्रेज सरकार द्वारा जो संचालित स्थापित किए गए जो विद्यालय थे, उन विद्यालयों में छात्रों ने अध्ययन करना बंद कर दिया, स्कूल जाना छोड़ दिया, कॉलेज जाना छोड़ दिया। दूसरा, पहला एक ये हो गया। दूसरा क्या था, प्रभाव क्या पड़ा, जो शिक्षक थे, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक थे, उन सभी ने अध्यापन कार्य करना बंद कर दिया, क्योंकि ये स्कूल सब अंग्रेजी सरकार के थे और असहयोग आंदोलन का उद्देश्य यही था, असहयोग आंदोलन चलाने का उद्देश्य यही था कि अंग्रेजों को भारत में शासन करने के लिए जो भारतीय अभी तक सहयोग दे रहे थे, वह सहयोग देना बंद कर दें। बच्चे स्कूलों में जाना बंद कर दें, जो अध्यापक हैं वह स्कूलों में जाकर के पढ़ाना बंद कर दें। उसके अलावा जो वकील थे, जो अब क्योंकि उस समय तो न्यायालय भी सब अंग्रेजों के हुआ करते थे, तो वकीलों ने वकालत करना बंद कर दिया। और इसके अलावा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया व्यापक रूप में। और विदेशी वस्तुओं में भी मुख्य रूप से जो सूती वस्त्र थे, जो अभी तक अंग्रेज भारत में बेच रहे थे, उन सूती वस्त्रों का पुरजोर विरोध किया गया। उन विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, अर्थात उनको जलाया गया, सामूहिक रूप से उनको चौराहों में या सामूहिक रूप से उन विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। भारत प्रारंभ से ही, इस बात को हम समझेंगे कि भारत प्रारंभ से ही, प्राचीन काल से सिंधु घाटी सभ्यता को भी हम पढ़ते हैं, तब से ही भारत सूती वस्त्रों के निर्यात में बहुत अहम स्थान रखता था। एक बहुत बड़ा निर्यातक था सूती वस्त्र का, अभी भी है, तब भी था। बीच में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करना प्रारंभ की। भारत से कपास के रूप में कच्चा माल लेते थे, फिर उनको अपनी फैक्ट्रियों में बनाते थे, तैयार माल करने के बाद वापस भारत में भेजते थे। तो इससे क्या हो रहा था, अंग्रेजों को बहुत अधिक लाभ हो रहा था। तो अंग्रेजों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं का इसमें पुरजोर विरोध किया गया, ये प्रभाव पड़ा। उसके अलावा और क्या हुआ, और शराब की दुकान की पिकेटिंग कर दी गई। शहरी क्षेत्र में जो शराब की दुकान है, शराब राजस्व का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है, तो शराब की दुकानों की पिकेटिंग कर दी गई। पिकेटिंग का अर्थ क्या होता है, किसी फर्म
किसी फैक्ट्री या किसी दुकान के बाहर इस प्रकार से धरना प्रदर्शन करना कि उस फैक्ट्री से, उस दुकान से कोई चीज़ खरीदी या बेची ना जा सके, मतलब वहाँ से अंदर बाहर आप नहीं जा सकते हैं किसी प्रकार, उसको पिकेटिंग करते हैं, अर्थात शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई। जगह जगह अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन चलने लगे, जनसमूह जो था अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चला रहा था और ये पूरा सब कुछ अहिंसात्मक था, ये ध्यान रखेंगे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन थे, किसी भी प्रकार का हिंसा का सहारा नहीं लिया जा रहा था। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था, महात्मा गांधी का भी कहना यही था कि ये अंग्रेज भारत में शासन करने में इसीलिए समर्थ हो रहे क्योंकि भारतीय उनको सहयोग दे रहे हैं। यदि हम उनको सहयोग देना ही बंद कर दें, हम उनके वस्त्रों को खरीदना बंद कर दें, हम उनके द्वारा बेचे जाने वाले सामान को खरीदना बंद कर दें, तो उनकी अर्थव्यवस्था क्या होगी? वह नीचे चली जाएगी। उसके अलावा हम सरकारी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों मतलब ब्रिटिश कालीन भारत में जो ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित किए जाने विद्यालय थे, वहाँ पर पढ़ना छोड़ दें, अध्यापकगण जो है वह पढ़ाना छोड़ दें। तो इस तरह से मतलब प्रत्येक क्षेत्र में जो सरकारी क्षेत्र था वहाँ पर किसी भी तरह से सहयोग नहीं देना है, ये उसका उद्देश्य था। इसी पर लोग कार्य कर रहे थे। तो जितने भी सरकारी कर्मचारी थे उन्होंने अपने अपने पदों से इस्तीफे दे दिए। ये हो गया शहरी क्षेत्र पर प्रभाव। अब ग्रामीण क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़े? तो ग्रामीण क्षेत्र का देखते हैं, दूसरा देखते हैं हम ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र, अब ग्रामीण क्षेत्र पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। असहयोग आंदोलन ऐसा आंदोलन था जिसका लगभग प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक वर्ग के लोगों तक प्रभाव पड़ा था। तो लेकिन सबने उसको ग्रामीण क्षेत्र में उसको एक अलग तरीके से जाना लोगों ने। तो ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य रूप से किसान रहते हैं, कृषक रहते हैं और श्रमिक रहते हैं। तो उन्होंने असहयोग का अर्थ क्या लगाया? उन्होंने सुना कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक बड़ा जन आंदोलन चल रहा है, तो ग्रामीणों के लिए असहयोग का मतलब हो गया कि जमींदारों के शोषण से मुक्ति मिलना। ब्रिटिश कालीन भारत में किसानों की बहुत दयनीय दशा हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि उनका जो भी उपज जो भी उनकी होती थी उसमें बहुत अधिक लगान लगाया जाता था, उनसे बहुत अधिक कर लिया जाता था, जिससे किसानों की जो दशा होती थी बड़ी दयनीय रहती थी। तो अब किसानों से कर लेने का, लगान वसूल करने का काम कौन कर रहा था? जमींदार। जमींदार मतलब कोई भारतीय व्यक्ति होता था जो किसानों से कर ग्रहण करेगा, लगान वसूलेगा और उसमें से ब्रिटिश सरकार को भी देगा। एक कहीं ना कहीं पॉलिसी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की कि भारतीयों का शोषण भी भारतीयों के द्वारा ही कराओ और उसका लाभ स्वयं लो। अब जमींदार भारतीय थे, किसान भी भारतीय हैं, तो जमींदार किसानों का शोषण करते थे, उसमें से कुछ अपने पास रखते थे, शेष ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देते थे। इससे क्या हो रहा था? कृषकों की दशा बड़ी खराब हो जाती थी। वो अन्नदाता थे, बहुत अधिक मात्रा में अन्न का उत्पादन भी करते थे, लेकिन होता क्या था? वह सब लगान के रूप में या कर के रूप में उनको दे देना पड़ता था। तो जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो उन्होंने लगान देना कम कर दिया, कर देना बंद ही कर दिया। उन्होंने कहा हम अब किसी प्रकार का कर नहीं देंगे। उसके अलावा और क्या प्रथा प्रचलित हुआ करती थी उस समय? बेगारी। बेगारी का अर्थ होता है बगैर पारिश्रमिक के, अर्थात बगैर वेतन के, बगैर पैसे के काम करना। तो इन ग्रामीणों से काम कराया जाता था लेकिन उसके बदले में कोई मेहनताना नहीं दिया जाता था। तो वहाँ के जो जमींदार हुआ करते थे, गांव के जमींदार जो हुआ करते थे, इन किसानों से या गांव के जो अन्य लोग थे उनसे बेगारी करवाते, अर्थात मुफ्त में काम कराते थे। किसानों से अपने खेत खलिहान वगैरह की जुताई करवा देना, घर के अन्य काम करवा देना, या जो श्रमिक हैं, मजदूर वर्ग हैं, उनसे निर्माण कार्य करा देना, इस तरह के मुफ्त के काम करवाए जाते थे। तो अब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने क्या किया? लगान देना बंद कर दिया, कर देना बंद कर दिया, उसके अलावा उन्होंने बेगारी करना बंद कर दिया। एक तरह से उत्साह आ गया ना सबके अंदर, यूनिटी में पावर होती है। तो सबके मन में ये लगा कि हम बहुत जल्दी स्वतंत्र होने वाले हैं, इनके चंगुल से हम मुक्त हों। तो इस तरह से वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में प्रभाव पड़ा। और उसके अलावा क्या किया गया? ग्रामीणों ने सामूहिक होकर के, एकजुट होकर के जो जमींदारों की संपत्तियां थी उनको नुकसान पहुंचाना भी शुरू कर दिया। उनके
जो संपत्तियां थी, घर महल वगैरह, गोदाम वगैरह, उन पर हमले कर देना शुरू कर दिया। जो अन्नागार रखे गए थे, जो किसानों से कर के रूप में अन्न संग्रहित कर करके कहीं एक गोदाम में जो रखे गए थे, उन गोदामों पर, अन्न के गोदामों पर किसानों ने हमले करने शुरू कर दिए। वहाँ से वो अन्न वगैरह अपने पास ले जाने लगे, क्योंकि स्वाभाविक हक ही था उनमें, एक तो वो कर के रूप में उनसे लिया गया था। तो इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा। अब ग्रामीण क्षेत्र के साथ ही हम एक चीज जोड़ देते हैं, आदिवासी वाला क्षेत्र। तो आदिवासी वाला क्षेत्र, आदिवासी का अर्थ क्या हो गया? जो लोग जंगलों में निवास करते हैं, प्रकृति के साथ रहते हैं, प्रकृति के साथ संतुलन और सामंजस्य बैठा करके वह अपना जीवन यापन करते हैं। तो आदिवासी क्षेत्र को भी हम इसमें ले लेते हैं। मुख्य रूप से एक व्यक्ति के बारे में आपके पाठ में है, उनका नाम है, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू। अब ये थे कौन? ये आंध्र प्रदेश में गुडेम पहाड़ियों पर रहने वाले जो आदिवासी थे, उनके एक नेता थे। तो चूंकि असहयोग आंदोलन का प्रभाव हमने कहा लगभग संपूर्ण भारत में सभी वर्ग, सभी क्षेत्र के लोगों तक पहुंचा था, पड़ा था, तो जो आदिवासी लोग थे, जो जंगलों में निवास करने वाले लोग थे, उन्होंने भी इस आंदोलन को सुना। अब चूंकि इन आदिवासियों के साथ भी अंग्रेजों ने अन्यायपूर्ण व्यवहार किया था। कैसे किया था? उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने वनों के संबंध में कानून बना दिए थे कि आप जंगलों में पेड़ नहीं काट सकते हैं। अब चूंकि जो आदिवासी लोग हैं वो आवश्यकता से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग नहीं कर रहे थे, वो जितना उनको आवश्यकता थी उतना ही ले रहे थे। तो अंग्रेजों ने क्या कानून बनाया कि आप जलावन के लिए लकड़ियां नहीं ला सकते, पेड़ वगैरह जलावन के लिए लकड़ियां नहीं ला सकते, घर बनाने के लिए लकड़ियां वगैरह नहीं ला सकते हैं, पशुओं को आप चरा नहीं सकते हैं जंगलों में, उनके लिए चारा वगैरह नहीं काट के ला सकते हैं। तो जो वन्य संसाधन थे, वन के जितने भी संसाधन थे, जिनका उपभोग अभी तक आदिवासी वर्ग कर रहा था, जंगलों में निवास करने वाले लोग कर रहे थे, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया अंग्रेज सरकार के द्वारा। अब इससे क्या हुआ? जो आदिवासी लोग थे उनकी एक तरह से रोजी रोटी छिन गई, उनकी रोजी रोटी छिन गई वहां पर। अब रोजी रोटी छिन गई तो क्या हुआ? मन में आक्रोश रहेगा। तो उन्होंने अब एकजुट होकर के अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। क्योंकि असहयोग आंदोलन चल चुका था, लोग अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर के आंदोलन कर रहे थे, तो उसका प्रभाव आंध्र प्रदेश के इन आदिवासी क्षेत्र में भी पहुंचा। जो अल्लूरी सीताराम राजू था, या महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रेरित था। उसने अपने क्षेत्र में निवास करने वाले जो आदिवासियों का समूह था, उन लोगों से अल्लूरी सीताराम राजू ने कहा कि आप शराब पीना बंद कर दें, आप किसी भी तरह के नशे नहीं करें, और उसके अलावा खादी पहनने पर जोर दिया, अर्थात स्वदेशी वस्तुओं के बढ़ावे पर जोर दिया गया अल्लूरी सीताराम राजू का। अब यह एक पढ़ाई लिखे व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे, वैद्य भी थे, तो इनका एक चमत्कार व्यक्तित्व था, लोगों पर इनका प्रभाव बहुत अच्छा था, और इन्होंने लोगों को प्रभावित किया अपनी व्यवहार से, अपने बातों से। तो ये आदिवासी क्षेत्र के उन लोगों के नेता बन करके सामने आए। तो इन्होंने लोगों को ऐसा विश्वास भी दिलाया कि मुझ में दैवी शक्तियां हैं, अंग्रेज मेरा कुछ नहीं कर सकते, हम लोग एकजुट होकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। इस तरह से इन्होंने गुरिल्ला युद्ध चलाया अंग्रेजों के खिलाफ। गुरिल्ला युद्ध का मतलब एक तरफ से होता है कि छुप करके वार करना, उनको मार देना, अंग्रेजों को फिर से छिप जाना। तो गुरिल्ला युद्ध इन्होंने चलाया आदिवासियों के नेतृत्व में। तो काफी हद तक इन्होंने अंग्रेज प्रशासन को वहां पर परेशान किया। तो अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में वहां लोग एकजुट भी हुए, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध भी चलाया, लेकिन बाद में यह पकड़े जाते हैं और 1924 में इनको फांसी दे दी जाती है। लेकिन इनके विचार, उन्होंने अल्लूरी सीताराम राजू को तो फांसी पर चढ़ा दिया, उनको मृत्युदंड दे दिया, लेकिन उनके विचार
हमेशा बने रहे, लोग उनके विचारों से प्रभावित होने लगे। अल्लूरी सीताराम राजू को आज भी वहाँ एक देवता के रूप में पूजा जाता है, एक ऋषि के रूप में पूजा जाता है, एक महापुरुष के रूप में वहाँ पर पूजा जाता है। तो अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में भी कई बार पूछ लेता है कि अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में आप क्या जानते हैं। तो अल्लूरी सीताराम राजू का संबंध भी असहयोग आंदोलन से ही है। आदिवासी क्षेत्र के नेता थे जिन्होंने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर के अपने यहाँ असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन इनकी थीम क्या थी, हिंसात्मक तरीके से वहां पर कार्य कर रहे थे। इन्होंने हिंसा का वहां पर सहारा लिया था, जबकि महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट ये था कि अहिंसा के द्वारा ही हम अंग्रेज सरकार का विरोध करेंगे। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में हो गया, इसमें अल्लूरी सीताराम राजू को जोड़ दिया। तीसरी चीज हम देखते हैं इसमें बागानों पर प्रभाव। ठीक, अब बागानों पर क्या प्रभाव पड़ा उसका देखिए। अब बागान में काम करने वाले जो श्रमिक थे, जो लोग थे, उन्होंने जब असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो उनके लिए स्वतंत्रता का मतलब क्या था। उनके लिए स्वतंत्रता का मतलब था कि उन बागानों से मुक्त हो जाना, क्योंकि बागानों में मजदूरों का शोषण किया जाता था। बागान में काम करने वाले लोगों को बागान से बाहर निकलने की कोई इजाज़त नहीं हुआ करती थी। एक कानून बनाया था अंग्रेज सरकार ने 1859 में, इनलैंड इमिग्रेशन करके, उसके तहत मजदूरों को बागानों में रहकर ही काम करना होता था, बाहर निकलने की कोई इजाज़त नहीं दी जाती थी। यदि श्रमिक बाहर निकलना चाहता था तो उसके लिए उसने परमिशन लेनी पड़ती थी बागान मालिकों की, जो कि नहीं के बराबर होती थी, कि परमिशन मिलना मुश्किल, असंभव हुआ करता था, परमिशन नहीं दी जाती थी। तो अब इनका क्या था, वही बागानों में ही रहना, वहीं काम करना, एक बहुत इनका शोषण किया जाता था। जैसे इन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो इन्होंने बागानों से भागना शुरू कर दिया। बागान किसके होते थे, चाय के बागान, रबड़ के बागान, मुख्य रूप से असम वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर चाय के बागान हुआ करते थे। वहाँ पर इन श्रमिकों को, इन मजदूरों को रखा जाता था काम करने के लिए। तो जैसे ही इन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो इन्होंने बागानों को छोड़ करके भाग गए, वहाँ पे सब बागानों से निकल करके भाग गए, क्योंकि अब एक तरह से अंदर उत्साह हो गया था कि हम स्वतंत्र होने वाले हैं। तो वहाँ से यह भाग करके आते हैं, रेलवे स्टेशन में पहुँचते हैं, तो लेकिन वहाँ हड़ताल होती है, स्टीमर की हड़ताल होती है, रेलवे की हड़ताल होती है, जिस कारण ये अपने अपने घरों तक नहीं पहुँच पाते हैं। पुलिस इनको स्टेशनों पर पकड़ लेती है और वापस ला करके बागानों में डाल देती है। हालांकि ये बागान में काम करने वाले लोग घर जाने में सफल तो नहीं हो पाए, लेकिन इन्होंने विद्रोह करने में सफल हो गए। अब इन्होंने अभी तक जो बागान में चुपचाप काम कर रहे थे, अब इन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। अब विद्रोह की चिंगारी कहीं ना कहीं से उभर करके सामने आ गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस असहयोग आंदोलन का व्यापक प्रभाव पड़ा था प्रत्येक क्षेत्र पर। जन आंदोलन था, उस समय के कांग्रेस के बड़े नेता सब इससे जुड़े हुए थे, एक बड़ा जनसमूह इसमें जुड़ा हुआ था, लगभग प्रत्येक वर्ग इससे जुड़ा हुआ था। एक आम आंदोलन यह बन चुका था, एक आम जन आंदोलन यह बन चुका था। अब ऐसे बनाए। अब इसकी समाप्ति कैसे हुई? हमने कहा अगस्त 1920 से प्रारंभ हो गया, समाप्ति कैसे हुई? समाप्ति होती है इसकी फरवरी 1922 में। ये समाप्त होता है आंदोलन फरवरी 1922। तो इस फरवरी 1922 में क्या हुआ, गोरखपुर के पास में एक चौरी चौरा नामक स्थान है। ये चौरी चौरा नामक स्थान दर्शाने के लिए भी आता है मैप में कई बार। तो चौरी चौरा नामक स्थान है, तो चौरी चौरा नामक स्थान पर उस जगह में क्या हुआ, पहले पुलिस वालों ने किसानों को परेशान करा, बाद में फिर किसान एकजुट होकर के गए पुलिस थाने पर, आग लगा दी और उसमें दरोगा सहित 21 सिपाही जो है वह मारे गए। अब जैसे ही यह घटना घटित हुई तो महात्मा गांधी को इसकी जानकारी मिली, जैसे ही सूचना मिली तो उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया, क्योंकि महात्मा गांधी ने शुरू में ही थीम ये रख रखी थी कि हम अहिंसा के बल पर ही इस आंदोलन को चलाएंगे। जैसे ही यह घटना घटित होती है तो वह अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं और फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना होने के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। तो इस तरह से आंदोलन यहाँ पर समाप्त होता है। उस समय जो गांधी जी के सहयोगी बड़े नेता जो भी थे उस समय, जैसे
श्री मोतीलाल नेहरू हो गए, उस समय श्री सुभाष चंद्र बोस हो गए, जितने भी उस समय कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन सभी ने महात्मा गांधी से कहा भी आप इस आंदोलन को वापस मत लीजिए, अब हम कुछ ही समय में स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले हैं, चलने दीजिए करके। लेकिन अब चूँकि हिंसा आ चुकी थी और महात्मा गांधी ने कहा था कि हम हिंसा नहीं स्वीकार करेंगे, हिंसा के मार्ग पर हम नहीं चलेंगे, इसीलिए फिर उन्होंने अपना जो आंदोलन था वह वापस ले लिया। लेकिन आंदोलन तो समाप्त हुआ, वापस हुआ, लेकिन इसके बड़े व्यापक प्रभाव पड़े, इसके बहुत व्यापक प्रभाव पड़े, इसके बड़े अच्छे परिणाम सामने में आए। देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले काफ़ी अच्छे परिणाम इसके सामने में आए। क्या क्या परिणाम रहे, उन परिणामों को अब देखते हैं। अब असहयोग आंदोलन के परिणाम, अब इसके परिणाम क्या क्या है, इसका रिजल्ट क्या निकला। इसका रिजल्ट ये निकला, सबसे पहले तो भारतीयों के अंदर यह विश्वास पैदा हो गया, यह आत्मविश्वास पैदा हो गया कि हम यदि एकजुट होकर के दृढ़तापूर्वक अंग्रेजों का मुकाबला करेंगे तो हम निश्चित ही स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। इससे पहले तक क्या दिमाग में चल रहा था बहुत सारा कि अंग्रेज हमें स्वतंत्र करेंगे तब हम स्वतंत्र होंगे, इस तरह। लेकिन जैसे ही एक बड़ा जन आंदोलन हुआ, इसने अंग्रेज सरकार को की स्थिति असहज बना दी, तो भारतीयों को भी यह विश्वास हो गया अपने ऊपर, यह दृढ़ता आ गई कि हम बहुत जल्द ही स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे, हम एकजुट होकर के अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने में समर्थ हैं। आत्मविश्वास पैदा हो गया है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। पहला परिणाम, बहुत अच्छा परिणाम है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। उसके अलावा दूसरा परिणाम हम देखें, दूसरा परिणाम क्या रहा इसका, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुई। ये जो आंदोलन था यह हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय, मुख्य रूप से दोनों समुदाय के लोगों द्वारा एकजुट होकर के, एकत्रित होकर के महात्मा गांधी के नेतृत्व में इसको चलाया गया। महात्मा गांधी और समय के बड़े जितने भी नेता थे कांग्रेस के, सब ने इसको साथ मिलकर के, लोगों के साथ मिलकर के इसको चलाया था। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हो गई। अब गांधी जी को दोनों ने अपना नेता स्वीकार कर लिया, हिंदू ने भी और मुस्लिम से ने भी, उसमें कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं रहा। दो चीजें हो गई। उसके अलावा अब हिंदू मुस्लिम एकता कैसे स्थापित हुई, इसको हमने असहयोग आंदोलन के कारणों में हम समझ चुके थे जब खिलाफत आंदोलन आया था, तो वो आपने देखना है, देखा होगा जिन्होंने तो समझ रहे होंगे। अब उसके अलावा और क्या हुआ, हमने अभी असहयोग आंदोलन के प्रभाव के दौरान पढ़ा था कि अंग्रेजी स्कूलों का बहिष्कार कर दिया गया था, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार कर दिया गया था, कॉलेजेस का बहिष्कार कर दिया गया था। अब जब सरकारी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं, भारतीयों को तो पढ़ाना है, अशिक्षित तो नहीं रख पाएंगे, अशिक्षित रखेंगे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे आगे जा करके। तो भारतीयों को शिक्षा देने के लिए फिर क्या हुआ, भारतीयों के द्वारा स्कूल खोले गए, कॉलेज खोले गए। उसी दौरान ये बहुत सारे बड़े जो विश्वविद्यालय हैं उनकी स्थापना हुई, स्कूलों की स्थापना हुई। BHU जैसे स्कूल भी उस समय इनकी स्थापना हुई। तो इससे क्या हो गया, स्वदेशी अपने ही देश के लोगों के द्वारा स्कूल खोले गए और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, बगैर शिक्षा के कुछ नहीं किया जा सकता कभी भी। तो इसीलिए यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा की बात आई और स्कूल कॉलेज भारतीयों के द्वारा खोले गए। उसके अलावा और हमने उसमें प्रभाव में पढ़ा था, ये परिणाम था तीसरा इसका। हमने प्रभाव में एक चीज ये पढ़ी थी कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। अब जब वस्त्रों का बहिष्कार किया जा रहा है, वस्त्रों का बहिष्कार किया जा रहा है, हमारी तो दैनिक जीवन की आवश्यकताएं हैं, वस्त्र तो हमें चाहिए, वस्तुएं तो हमें चाहिए। तो अब वस्तुएं कहाँ से मिलेंगी, अब वस्तुएं मिलेंगी भारतीय उद्योगों में जो उत्पादित की जा रही है। इससे क्या हो गया, स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा मिला। जो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग बंद पड़े थे या जिनकी स्थिति जो थी अभी तक कमजोर हो चुकी थी अंग्रेजों के उद्योगों के कारण, अब जैसे ही भारतीयों ने अंग्रेजी वस्तुओं का, अंग्रेज शासन की वस्तुओं का बहिष्कार किया, वैसे ही स्वदेशी उत्पाद की मांग में वृद्धि हो गई। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, भारतीयों द्वारा स्थापित जो भी उद्योग थे उनका उत्पादन बढ़ने लगा, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। अर्थात भारतीय इकोनॉमिकल कंडीशन उसकी अच्छी हुई, भारतीयों के आर्थिक दशा में भी सुधार आया। एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम रहा और यही कारण था 1921-22 के दौरान विदेश से जो सूती वस्त्र आते थे अंग्रेजों के द्वारा उत्पादित किए जाने वाले, निर्मित किए जाने वाला, उनमें भारी गिरावट आई।
50-60% तक गिरावट उसमें आ चुकी थी, बहुत ज़्यादा गिरावट आई। तो इससे क्या क्या चीज़ें सामने आई? भारतीयों के अंदर दृढ़ विश्वास हुआ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुई इसमें। उसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा मिला, भारतीयों के द्वारा स्कूल कॉलेज खोले गए, और जो आर्थिक स्थिति थी भारतीय कुटीर उद्योग की, उसमें सुधार आया। तो ये परिणाम इसके सामने आए। तो हम इस तरह से इस चैप्टर को देखेंगे। तो आपको इससे पहले वीडियो में हमने असहयोग आंदोलन के कारण बताए थे, आज उसके प्रभाव और परिणाम बता दिए। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए इन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब के माध्यम से बता रहे हैं। तो व्हाट्सएप में जो वीडियो और नोट्स भेजे जाते हैं, उसको पढ़ने के अलावा, उसको देखने के अलावा आपको ये आवश्यक रूप से देखना है, चाहे वह मैथ सब्जेक्ट का भेजा जाता है, साइंस का भेजा जाता है, अथवा एसएसटी का भेजा जाता है। इसमें एक प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया जाता है, इसलिए इसको आपने देखना है, समझना है, ताकि विद्यालय खुलने के बाद आपसे चीज़ें पूछी जाएं तो आप उस समय बता सकें, मौन ना रहेंगे वहाँ पर। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो इनको देखें, वीडियो को समझें, और ये जितने भी बताए हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए इसको ध्यान से आपने समझना है।